नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? सब कुछ बढ़िया? ठीक है। तो आज का ये हमारा सिक्स्थ लेक्चर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो इसके पहले जो भी 5 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया है, मिरर्स कंप्लीट किए, स्पेरिकल मिरर, देन इमेज फॉर्मेशन क्या है ये सब हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले वो वाले क्लासेस करके इस क्लास के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है? नहीं तो अगर आपको पता है तो यू कैन डायरेक्टली लाइक अटेंड दिस क्लास। चलो, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? अब देखो, रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि अगर एक लाइट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरेगी तो वो वहां से बाउंस बैक होगी, वहां से वो पीछे मुड़ेगी। ठीक है? उसी लेट से मीडियम में, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके। तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था, मैं फिर से यहाँ पर आपको एक बार सिंपली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। लेट से ये वाला है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट? तो अगर ये लाइट रे आ गई, ओपेक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये लाइट रे आ गई यहाँ पर स्ट्राइक होगी, तो यहाँ से ही वो बाउंस बैक होगी। ओके, कुछ रूल्स फॉलो करके, और व्हाट वी कैन से उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर है जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। तो ऐसे करके वो फिर से बाउंस बैक होगी, पीछे मुड़ेगी, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। बट अगर वो वाला सरफेस ट्रांसपेरेंट हो तो क्या होगा? क्योंकि हमें पता है, ओके, क्या पता है हमें? ट्रांसपेरेंट सरफेस जो भी होता है, सो वहां से लाइट पास होती है, दैट सरफेस अलाउज लाइट टू एंटर थ्रू इट। ओके, तो उससे लाइट पास होगी। तो क्या वो सेम डायरेक्शन रखेगी? क्या वो सेम पाथ रखेगी? जैसे कि ये वाला है हमारा एक कांच का टुकड़ा, ग्लास पीस है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ओके, अब यहां से लेट से लाइट आ गई, तो अब हमें पता है कि ये वाली जो भी लाइट रे है, ओके, वो पास होने वाली है। तो क्या वो सीधे पाथ में पास होगी, या उसमें कुछ चेंज आएगा? क्या होगा? ओके, क्या वो मुड़ेगी, अलग डायरेक्शन में जाएगी, क्या वो स्ट्रेट जाएगी उसी पाथ में? ओके, तो ये क्या होने वाला है उसमें? हम्म तो ये जो भी फिनोमिना हम पढ़ने वाले हैं ना, सो इट इज रिलेटेड टू दैट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में है। ओके, तो चलो, तो शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर एक ग्लास का एक कांच का कप है और ग्लास है, लेट से कोई वेसल है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें हमने एक नींबू डाल दिया। ओके, तो आपको उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी दिखती है, जैसे आप निकालते हो तो साइज नॉर्मल दिखती है। पानी में जैसे डाला तो साइज थोड़ी सी बड़ी दिखती है। हमने उसमें पेंसिल डाल दी, तो पेंसिल की साइज भी थोड़ी सी बड़ी हुई आपको दिखेगी। तो क्या हो रहा है, जाके अंदर वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो बड़ा हो रहा है साइज में, या क्या हो रहा है? तो यही लाइक फिनोमिना है जो है रिफ्रैक्शन। ये सब हो रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से। कभी आपने उसमें कॉइन डाला, तो आपको वहां पर कॉइन थोड़ा सा ऊपर हुआ, मतलब थोड़ा सा राइज अप दिखेगा, ऊपर आया आता हुआ दिखेगा, मतलब वहां पर कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर एक लेट से ये कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास, ग्लास का कांच, कुछ भी बोल, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, पानी फिल किया। अब इसमें मैंने एक कॉइन डाले। ठीक है, अब मैंने इसे, इस कॉइन को, मैं यहाँ पर हूँ,
यहाँ से उसे देखा तो मुझे कॉइन दिख रहा है। ओके, दिखेगा। अब नहीं, पानी पहले हटा देते हैं। पहला वाला जो भी केस है उसमें पानी नहीं है, समझ लो, क्योंकि पानी का तो हमें दूसरा केस है वो। इससे क्लोज कर दे, नहीं तो पानी गिरेगा। ओके, अब मैंने देखा कि मुझे वो जो भी कॉइन है वो दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि मैं पास में हूँ, मेरे लाइन ऑफ विजन में है वो। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है वो। फिर मैं यहाँ पर आया। अब मेरी लाइन ऑफ विजन देखो क्या है। ये है। तो अब मुझे कॉइन दिखना बंद हुआ। बट मेरा फ्रेंड है बाबू, तो बाबू ने इसमें पानी फिल किया, और जैसे इसने पानी फिल किया मुझे वो कॉइन फिर से दिखने लगा। अब पानी में कुछ जादुई मंत्र है और पानी में कुछ जादुई सब्सटेंस है क्या कि वो मुझे वो कॉइन ऊपर उठा के दे रहा है? नहीं। तो इसमें हुआ क्या, जैसे ही ये पानी मैंने यहाँ पर फिल किया, तो जो भी लाइट रे थी ना वो हो गई बेंड। वो हो गई बेंड, और मुझे वो थोड़ा सा कॉइन वहां पर फिर से दिखने लगा। ठीक है। तो इसका मतलब जैसे सिर्फ पहले वहां पर हवा थी, ओके, तो वहां पर लाइट रे स्ट्रेट जा रही थी, और मैंने कोई दूसरा और अलग सा मीडियम वहां पर डाल दिया, तो लाइट रे होने लगी बेंड, लाइट रे होने लगी वहां पर बेंड। ओके, तो उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों? इट इज नथिंग बट, चलो हम डिफाइन करते हैं और समझते भी है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट। मैं नीचे यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा। यहाँ पर बेंडिंग ऑफ light when it passes through one transparent medium, one transparent medium into another transparent medium। तो क्या है रिफ्रैक्शन? अगर लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो वो ट्रैवल करते समय अपना पाथ थोड़ा सा चेंज करेगी, वो बेंड होगी। ओके, समझते हैं यहाँ पर। लेट्स से कि एक मिनट। जैसे कि एक काम करते हैं, यहाँ पर हम दो मीडियम बना दे। ओके, अब यहाँ पर एक पहला मीडियम है, लेट्स से मीडियम वन। ये है अपना एयर। ओके, और यहाँ पर एयर के बाद यहाँ पर एक दूसरा मीडियम है। ये ऊपर का एयर है, इसके ऊपर एयर है, और इसके नीचे है पानी। इसके नीचे क्या है?
ये है हमारा पानी। अब यहाँ पर हो गए दो मीडियम, एयर भी ट्रांसपेरेंट है, पानी भी ट्रांसपेरेंट है, राइट। तो ये है आपका मीडियम टू। ये क्या है हमारा मीडियम टू? वाटर। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइट रे पास करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ये हमारी एक लाइट रे है। ओके। तो ये लाइट रे, अब देखो मीडियम वन में से ट्रैवल करके एंटर कर रही है मीडियम टू में, राइट। ये मीडियम वन में से मतलब एयर में से ट्रैवल करके यहाँ पर मीडियम टू वाटर में आ रही है। तो जब भी ये वाटर में एंटर करेगी तो वो थोड़ा सा बेंड होगी। ये क्या होगी, थोड़ा सा बेंड। ये इसका एक्चुअल पाथ है, देखो। ये अगर वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी तो ये उसका एक्चुअल पाथ। बट वो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग। एक काम करते हैं, अलग सा कलर लेते हैं इसको, रेड कलर। तो यहाँ पर होगा थोड़ा सा भैया बेंडिंग। क्लियर? ओके। तो ये जो भी लाइट रे है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टेड रे। ये जो भी लाइट रे है यहाँ पर, ये है रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? ओके। तो चलो, समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट when it bending of light ray when it passes through one transparent medium into another transparent medium। जब भी कोई भी लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि वहां से लाइट पास होनी चाहिए, अदरवाइज रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है और एब्जॉर्ब हो सकती है। तो whenever light travel from one transparent medium to another transparent medium, it bends. That phenomena is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। क्लियर? ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। ओके, हमने बहुत टाइम इसके ऊपर अभी डिस्कस किया। तो ऐसे बहुत फिनोमिना है, लाइक बहुत इसके नेचुरल एग्जांपल्स भी है। हम आगे आगे धीरे धीरे से वो सब पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो, अब देखेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में जो जो टर्म्स है ना वो। पहले हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके। तो पहले क्योंकि ग्लास स्लैब एक ट्रांसपेरेंट है तो पहले हम एक एक यहाँ पर ग्लास स्लैब बनाएंगे। चलो, ये वाला अपना है एक ग्लास स्लैब। ओके। काम करता हूँ थोड़ा सा इसे, हाँ इससे बनाता हूँ। अब इसका ये फ्रंट व्यू है। ओके। इसको थोड़ा सा हम 3D भी बना सकते हैं। लेट्स से ये है। बट डायग्राम निकालते समय हमें तो 2D में ही निकालना है। तो एक ग्लास स्लैब है। ओके। अब इसे 3D कैसे बना सकते हैं यहाँ पर, कि ये यहाँ पर इस टाइप होगा। क्लियर? या लाइकवाइज। अब यहाँ से लाइट रे आएगी, यहाँ से लाइट रे ऐसे आएगी मीडियम वन में से। मीडियम वन यहाँ पर ऊपर लेट से हमारा एयर है, ठीक है। तो इसका क्या क्या हो रहा है ये हम अब निकालते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से ये सब पहले इरेज करते हैं, इसका जो भी 3D पार्ट है, और ये 2D पार्ट जो फ्रंट फेस है वही हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है।
एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मीडियम वन और एयर, सिर्फ अब लिखूंगा मैं एयर, और ये हमारा है ग्लास स्लैब। ओके, चलो अब हम एक इंसिडेंट रे निकालते, इनकमिंग लाइट रे जो इस ग्लास स्लैब पर आएगी। और एक बात और ध्यान से सुनो कि रिफ्रैक्शन कब होगा, जब भी वो लाइट रे ऑब्लिकली गिरेगी। ओके, किसी एंगल में गिरेगी। अगर वो परपेंडिकुलर गिरेगी गिरेगी उस सरफेस को, तो वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट अभी भी याद रखो, whenever light enters in that medium obliquely, then only the refraction will happen. ओके, तो ये हमारा इंसिडेंट रे है। ओके, देन नेक्स्ट, अब ये पास होगी इस ग्लास में से, क्योंकि ग्लास भी क्या है यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट है। तो जब भी वो पास होगी, तब उसका होगा बेंडिंग, तो वो थोड़ा सा उस पॉइंट को बेंड करेगी। ओके, एंड देन फिर बाद में इस पॉइंट में भी देखो, ये जो भी थर्ड सॉरी सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर भी क्या होगा, उसका बेंडिंग होगा, क्योंकि वो अब ग्लास स्लैब से फिर से एयर में आ रही है, फिर से मीडियम चेंज कर रही है। ठीक है, तो वहां पर भी ये होगी यहाँ पर रिफ्रैक्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक और बात, हमें पता है यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन निकालनी होगी हमें, दैट इज व्हाट, नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दैट मीडियम। तो ये है जो भी नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर लाइन। ओके, ऑल राइट। ओके, चलो तो हम इसे करेंगे अब नेमिंग। अब जो ये इनकमिंग जो भी रे है, ये है हमारी इंसिडेंट रे। ये क्या है, आप सब लोग भी मेरे साथ डायग्राम निकाल सकते हो। इंसिडेंट रे इज व्हाट, इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे। ठीक है, देन इंसिडेंट रे एंड ये हमारा है नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसके बीच का जो भी एंगल है, दैट्स व्हाट, इसे हम कहते हैं आई। ओके, और ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ओके, देन ये हमारी कौन सी रे है, दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्ट।
सॉरी, हाँ, तो ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, एंड देन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो भी एंगल है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, और ये आर क्या है? हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ठीक है। अब देखो, ये फिर बाद में यहाँ पर एक हमने नॉर्मल निकाला है। नॉर्मल क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पर एक नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल को, ये जो भी इनकमिंग रे है, रेड वन रिफ्रैक्टेड रे फर्स्ट पॉइंट पर थी, ओके, तो वो यहाँ पर इंसिडेंट रे बनेगी। तो लेट्स से ये आई है फॉर द सेकेंड नॉर्मल, ठीक है। अब इसके बाद ये जो भी फाइनल रे निकलेगी बाहर, ओके, इसे हम कहते हैं इमर्जिंग रे और इमर्जेंट रे। ये है इमर्जिंग रे, ओके। एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जिंग रे, इसे कहते हैं ई, एंड दैट इज व्हाट? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो ये इतना तो काफी है। और आपको कुछ एडिशनल लाइक टर्म्स दैट यू नीड टू नो। अब देखो, ये वाला इसका एक्चुअल पाथ होगा, ओके। ये उसका, ये जो भी है, जो हमने डॉटेड लाइन से निकाला है, ये क्या है? ओरिजिनल कहेंगे इसे। ओरिजिनल पाथ ऑफ अ लाइट रे, ठीक है। और ये जो भी इमर्जिंग रे का पाथ है, वो उसका एक्चुअल है, मतलब इन रियलिटी वो रिफ्रैक्शन करके ऐसे इस पाथ में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है, ये जो भी डिस्टेंस है, इसे डी से डिनोट करते हैं। ये होगा आपका लैटरल शिफ्ट और डेविएशन। ये क्या है? लैटरल शिफ्ट, और इसे कहेंगे डेविएशन। तो इतना डेविएशन हुआ। आपको दिखनी चाहिए थी इस पॉइंट पर, ओके, इस पॉइंट पर आपको वो जो भी इमेज है लाइट रे दिखनी चाहिए थी, बट आपको दिखेगी यहाँ पर इमर्जिंग रे, तो वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये जो भी इंसिडेंट रे है ना, इमर्जिंग रे है ना, सो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पर पैरेलल होती है, ठीक है। और क्या क्या बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि अब वो पैरेलल होगी, ओके, तो ये नॉर्मल वहां पर एक ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये भी बात आप अच्छे से याद रखो, ओके। रिफ्लेक्शन में देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है, ओके। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू ई यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे एंड इमर्जिंग रे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल भी आपको दिखेगी वहां पर, ओके। चलो, तो हम फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से टर्म टर्म है देखो। द रे विच इज कमिंग, ओके, towards that another medium, that is known as incident ray, then
Imaginary line which is perpendicular to the surface is known as normal. Angle between the incident ray and normal is known as angle of incidence. Then the ray which comes out from, like, when it enters in that another medium, then it bends, so that bended, uh, what I can say, the ray is known as refracted ray. Now the angle between refracted ray and the normal is known as angle of refraction. Now again, when it comes out from that glass slab, okay, there is again another refraction. Then that is known as, that ray is known as emerging ray, and angle between normal and that emerging ray is known as angle of emergence. Clear? Now the distance between, the lateral distance between the original path of the ray and the act or emerging ray, we can say, is known as the lateral shift or deviation. Clear? And the angle of incidence is always equal to the angle of emergence, and incident ray and the emerging ray are parallel to each other. Clear? तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ है. ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो क्या काम करना है, फिर इसे दोबारा देखना है अच्छे से, बट ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता, चलो. लॉज तो पता है, मतलब अगर वो लाइट रे हर बार एक ही तरीके से बिहेव कर रही है रिफ्रैक्शन में, तो उसे कहेंगे रूल और लॉ. ठीक. तो क्या लॉज है? पहला वाला तो बहुत सिंपल है, जो हमने रिफ्लेक्शन में भी किया था, पढ़ा था. लेट मी राइट, लेट मी राइट, नॉट लाइट. कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो क्या है फर्स्ट? सिंपल है, हमने अभी कौन कौन सी रे देखी? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्शन रे. ओके. तो फर्स्ट लॉ क्या कहेगा? इंसिडेंट रे then normal and refracted ray. Ray, all three will lie in a same plane. अरे यही तो लॉ हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था. तो क्या लॉ है ये? इंसिडेंट रे मतलब जो हमारी इनकमिंग रे है, हमारा नॉर्मल एंड उसका रिफ्रैक्शन, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे. एक ही प्लेन मतलब दो प्लेन है, एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक है वर्टिकल प्लेन. अगर इंसिडेंट रे वर्टिकल प्लेन में आ रही है, अगर वर्टिकल प्लेन में आ रही है, तो उसका रिफ्रैक्शन भी वर्टिकल प्लेन में ही होगा, ना कि ऐसे हॉरिजॉन्टल. ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ. लेट्स से ये आपका है वर्टिकल प्लेन, ये आया यहाँ पर इंसिडेंट रे, ये ऑब्लिकली आना चाहिए, तभी तो इंसिडेंस सॉरी रिफ्रैक्शन होगा. अब ये है इसका नॉर्मल, जो होगा उसी प्लेन में, वर्टिकली दिख रहा है आपको, एंड उसका रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा उसी प्लेन में. ठीक है, वर्टिकली ही होगा, ना कि वो हॉरिजॉन्टल होगा. ओके. अब नेक्स्ट क्या है? एक काम करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन निकालेंगे. अब हॉरिजॉन्टल प्लेन को लेट्स ऐसे निकालेंगे. ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके.
अब अगर यहाँ पर इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है, लेट्स से यहाँ से इंसिडेंट रे आया, ये आया इंसिडेंट रे। अब इसका नॉर्मल उसी प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रखेंगे उसे। ये है उसका नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है सरफेस को, देखो पैरेलल भी है इन तीनों फेस को, तो वो परपेंडिकुलर है। अब इसका रिफ्रैक्शन भी होगा इसी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही इसका आपको रिफ्रैक्शन दिखेगा। ओके, यहाँ पर ना हम इस वाले इंसिडेंट रे को थोड़ा सा और अच्छा सा रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये इमेजिन हो रहा है, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आ गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, एंड रिफ्रैक्शन भी हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ। अब हमने देखा था ये वाला एंगल कौन सा है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच का है आर। ओके, ये सबको पता है, ये है आपका आई, ये है आपका आर। तो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है साइन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सबको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, तो उसमें से साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक काम करते हैं रेशियो लिखते हैं। सेकंड लॉ क्या बताता है, रेशियो ऑफ साइन आई, मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, टू द साइन आर, मतलब साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, always, always remain, always remains constant। तो बहुत सिंपल है। ओके, जब भी लाइट रे ऑब्लिकली एंटर करेगी, ओके, और नहीं भी करेगी तो भी चलेगा, ये सेकंड लॉ तो फॉलो ही करेगी। सो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑलवेज, नॉट जस्ट साइन एंगल एंड sorry, not just sine angle of incidence and sine angle of refraction, ratio of sine angle of incidence and sine angle of refraction are always remains constant। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेट्स से यहाँ पर है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये होगा हमेशा कांस्टेंट। ओके, और इससे हम डिनोट करते हैं एन से, किससे, एन, जहां पर एन को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी दो मीडियम के लिए। ठीक है, ये है आपका, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑल राइट, ठीक है, तो समझ में आया सेकंड लॉ। इसे ही कहते हैं स्नेल्स लॉ। इसे ही कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो अगर आपको पूछा स्नेल्स लॉ क्या है, तो बहुत सिंपल है, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा किसी भी दो मीडियम के लिए। ओके, जहां पर उसे हम डिनोट करते हैं एन से, उस कांस्टेंट को,
और वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। ओके। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अब देखो लॉजिकली रिफ्रैक्टिव के इंडेक्स क्या आता है, लाइक the bending of मतलब like how much extent that light bends whenever it pass through that medium। जब भी वो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी, ट्रैवल करेगी, तो कितने एक्सटेंट पर वो कितना बेंड हो रहा है। ओके, क्या वो लाइक नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रहा है या नॉर्मल से अवे बेंड हो रहा है, तो वो भी डिपेंड होगा उन उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना हमें दो बातें बताता है। एक तो वो मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है वो बताता है। ओके, एंड सेकंड उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो उसका कंपैरिजन हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। अब यहाँ पर ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पहले भी स्नेल्स लॉ में अभी पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है वो एक कांस्टेंट है, एक रेशियो है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ओके, अब दो तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें, लाइक रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो पहला मीनिंग हो ही गया यहाँ पर, वो भी यहाँ पर लिखो। शुरुआत तो कर दो। चलो पहला मीनिंग हम लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट रेशियो ऑफ sine angle of incidence to the sine angle of refraction and will be sin I to the sin R। ठीक है, देन सेकंड एक और इसका मीनिंग है रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum, or you can say the velocity of light in first medium अगर वो एयर होगा तो एयर टू द velocity of light in respective medium, जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, देन एब्सोल्यूट में होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट रिस्पेक्टिव मीडियम। ओके, तो दो तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है उसका लेट्स से A1 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये वेलोसिटी का कंपैरिजन है किससे, उस लाइक मीडियम में जितनी वेलोसिटी है उसका कंपैरिजन होगा लाइक वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब एयर में से। ठीक है, तो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम, पहला वाला मीडियम फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ पर लेट से एक ग्लास स्लैब है, तो ये अपना पहला मीडियम है और उसके ऊपर वैक्यूम फिक्स होगा। पहला मीडियम, सॉरी, दूसरा मीडियम ग्लास है, ये ग्लास आपका मीडियम 2 है। ओके, ये सेकंड मीडियम है। पहला मीडियम कौन सा होगा? वैक्यूम। वैक्यूम पता है सबको, जिसमें कोई भी मैटर नहीं होता। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहा जाता है? लाइक whenever light passes from vacuum to that respective मीडियम। ओके, तो यहाँ पर कंपैरिजन होगा उस ग्लास का उस रिस्पेक्टिव मीडियम का। यहाँ पर ग्लास है इसी वजह से मैं ग्लास कह रहा हूँ, बट कोई भी मीडियम हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। उसका कंपैरिजन होगा वैक्यूम से। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करते लेट से
एन से, और किसी बुक में म्यू से भी किया है, लेट्स से एन से करते हैं। एन ऑफ ग्लास, ऑफ एन ऑफ ग्लास क्या होता है? रेशियो ऑफ, हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखा था, ये वेलोसिटी का रेशियो है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम यहाँ पर कौन सा है, जहां से लाइट आ रही है वो वाला वैक्यूम। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट करते हैं हम सी से, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब ग्लास में। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये हुआ आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कैसे रीड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू, ये किससे है? वैक्यूम से, ठीक है। इससे ही कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें पहला वाला मीडियम हर एक में फिक्स होगा, वैक्यूम होगा। ओके, अब मुझे बताओ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होगा? वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर आप निकाल रहे हो, तो वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ओनली। तो सी बाई सी आएगा, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या आएगा फिर? 1 आएगा। ओके, तो ये भी यहाँ पर कहीं तो आप लिखो, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या है? ये है 1, ठीक है। तो बाकी सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होता है लाइट का, ठीक है। फिर बाकी सब जो भी है वो ऑप्टिकली वैक्यूम से ऑब्वियसली डेंसर है, क्योंकि पार्टिकल्स भी ज्यादा है और लाइट भी ज्यादा बेंड करती है वहां पर। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1 है, तो बाकी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही होगा, याद रखो, ठीक है। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टेबल भी आपके बुक में दिया है, उसमें लाइट इसका ग्लास का, वाटर का याद रखो अच्छे से, ठीक। देन नेक्स्ट आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे हमने एब्सोल्यूट में वैक्यूम को फिक्स किया था, वैसे यहाँ पर वैक्यूम फिक्स नहीं है। वैक्यूम भी हो सकता है, कोई दूसरा भी मीडियम हो सकता है। जैसे अपने लेट से यहाँ पर वाटर है, पहला वाला मीडियम है वाटर, फिर बाद में है ग्लास। अब लेट से ये वाटर का 1 नंबर है, ग्लास का 2 नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दोनों से निकाल सकते हैं, जैसे कि लाइट वाटर में से ग्लास में आ रही है और ग्लास में से वाटर में जा रही है, ठीक है, दोनों केस हो सकती है। तो अगर लाइट वाटर में से ग्लास में आ रही है यहाँ पर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हमें मीडियम दिया है, मतलब पहला वाला मीडियम, तो उसे हमें ऊपर लिखना है, याद रखो। अब इसमें देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपली आप पहले ये तो लिखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आएगा नीचे, क्योंकि ये उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ना हम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ना, तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली नीचे लिखो। बाकी फिर ऊपर यहाँ पर लिखा ही है हमने वाटर, तो उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वाटर में जो भी वेलोसिटी है वो ऊपर लिखो। याद भी रखने के लिए वो डिनोशन बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये क्या है, इसे कैसे रीड करना है? ये है रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है ये। ठीक है। अब उल्टा भी कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास को कैसे लिखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू को ऊपर लिखो। अब हमें पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो उसकी वेलोसिटी ले नीचे लिखो। ओके। और ग्लास की वेलोसिटी ऊपर लिखो, ग्लास की नहीं, लाइट की वेलोसिटी है ग्लास में। ठीक है। और इसे कैसे रीड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू है ये ग्लास। तो ऐसे कोई भी आप दो मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं मीडियम चेंज करके। ठीक है। अब इसे और आगे जाके देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो भी है, ओके, इसका फॉर्मूला हमने अभी, चलो आप बनाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का फॉर्मूला कैसे बनाया हमने? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास को नीचे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर को ऊपर। बट इसका पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है? कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर होगा, एनजी ऊपर होगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ पर नीचे होगा। ठीक है। ओके। तो ये एक रिलेशन अच्छे से याद रखो, बाय हार्ट ही कर डालो सब। ओके। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लॉजिकली हमें क्या बताता है कि वो कितना ऑप्टिकली डेंसर है, कितना स्पीड उसमें कम ज्यादा है। तो मैं आपको बात बोलूंगा, अच्छे से ध्यान में रखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि जो भी स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट, वो वैक्यूम के कंपैरिजन में वहां पर कितना क्या है, स्लोअर है और फास्टर है। ठीक है। ऑब्वियसली वैक्यूम से फास्टर तो नहीं होगा, तो स्लोअर ही बताता है। ठीक। तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से 1.3 है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, तो इसका मीनिंग क्या? इसका मीन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि वो रेशियो है। ठीक। अब इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग है कि लाइट जो भी है और स्पीड ऑफ लाइट जो भी है, वो उस मीडियम में, लेट से ग्लास में, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है, एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट 1.3 टाइम्स लोअर है एज कंपेयर टू वैक्यूम। क्लियर? ठीक है, ये पहला मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि ग्लास 1.3 टाइम्स वैक्यूम से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकली डेंसर मतलब जिसमें ज्यादा लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 1.3 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का है, तो इसका मीनिंग है ग्लास 1.3 टाइम्स ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है, मोर ऑप्टिकली डेंसर देन वैक्यूम। क्लियर? ओके। तो आई होप ये आपको अच्छे से और समझ में आया है। ठीक है। तो हम जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दो क्वेश्चन, फिर बाद में हम वाइंड अप करेंगे। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? दिया है 3 × 10⁸। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट एयर टू ग्लास है, चलो ये एक्चुअली उन्होंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया है क्योंकि एयर को हम नियर अबाउट वैक्यूम से कंपेयर करेंगे, कर सकते हैं।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पर ग्लास, एयर से ग्लास में आ रही है तो ग्लास का निकाल रहे हैं, तो वो कितना है यहाँ पर, इट्स से एन ऑफ जी है 1.50, 1.5 लिखेंगे, चलो चलो 50 लिखेंगे। अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें फाइंड आउट करना है। Vg फाइंड आउट करना है हमें। ओके, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है c, कितना है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लिखो फॉर्मूला यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, चलो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जी, दैट विल बी velocity of light in vacuum to the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in that medium, which means glass. Okay. तो ये दिया है आपको 1.50 इज इक्वल टू, ये सी है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय यहाँ पर वीज। तो वीजी को उस साइड में लाओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये 3 × 10⁸ यहाँ पर रहेगा डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, तो 1.5 का डबल 3 होता है, ठीक है, सो ये रहेगा 2 × 10⁸। तो ये मिला स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ, देखो ये स्लोअर है, इतने टाइम स्लोअर है, 1.5 टाइम स्लोअर है। डन। चलो, अब हमने पहले भी डिस्कस किया था, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। वो लाइक व्हाट डज इट मीन, उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सेम है, दो मीनिंग निकाल सकते हैं इसका। एक, तो डायमंड इज 2.42 टाइम्स more optically denser than the vacuum. Okay, and then second meaning ये है कि speed of light in diamond is 2.42 times slower, 2.42 times slower in a diamond। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो भी है वो 2.42 टाइम्स स्लोअर है एज कंपेयर टू दैट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में जितना है उसके 2.42 टाइम्स वो कम है। और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना स्लोअर स्पीड ऑफ लाइट होगा, उतना ज्यादा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। ठीक है, तो ये भैया हुआ आज का हमारा क्लास। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, और एक और भी रिलेशन है लाइट को, लाइक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो कहाँ पर बेंड होगी, नॉर्मल के पास बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ये हम एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास के जो भी पहला पार्ट होगा वहां पर हम कवर करेंगे। तब तक ये सब आप अच्छे से लिखो और प्रैक्टिस भी करो। चलो, सो कीप लर्निंग, बाय बाय ऑल।